हेलो बच्चों, कैसे हो? मज़े में? आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें से देखा था कि जे थॉमसन ने किस प्रकार से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो उसी के नाम पर है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनोड रे। तो एनोड रे में दो तीन कंफ्यूजन वाली बातें हैं कि आखिर इसमें से प्रोटॉन का डिस्कवरी किसके नाम पर गया। जैसे बहुत सारा रीज़न है कि बहुत सारे बुक में या जनरल कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो उसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो रदरफोर्ड के नाम पर भी है, गोल्डस्टीन के नाम पर भी है। एनोड रे का इन्वेंशन है जे थॉमसन के नाम पर। ठीक है, मतलब कि इस तरह से इसमें कंट्रोवर्सी है। तो पहले क्या है एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। एनोड रे एक्सपेरिमेंट का जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन था सेम तुम्हारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जैसा है। इसमें भी हम लोग एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं या इसको वैक्यूम ट्यूब बनाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि हम लोग इसमें लो मास वाला, मतलब कि कम द्रव्यमान वाला एक हाइड्रोजन गैस भी इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, तो इसका क्या यूज़ है, क्यों रखते हैं, ये हम बाद में बताएंगे। पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ लो। एक वैक्यूम पंप है और दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड एक एनोड। ये आपका निगेटिव चार्ज वाला हुआ है तो ये हो गया कैथोड इलेक्ट्रोड, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा एनोड। एक हो गया कैथोड, एक हो गया एनोड। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी परफोरेटेड कैथोड है, यानी कि कैनाल कैथोड को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और ये कैनल का काम करता है। कैनल मतलब था सुरंग, एक सुरंग जैसा काम करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसको यहाँ क्यों लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक लॉजिक है सिंपल सा, वैसे सबको इसको मिस कर देता है इस लॉजिक को। अगर हम लोग हाई वोल्टेज लो प्रेशर देंगे तो कैथोड से कैथोड रे निकलेगा या नहीं निकलेगा? एकदम निकलेगा। और एनोड से भी रे निकलेगा, ठीक है, जो कि पहले नहीं पता था, बाद में पता चला कि 1865 ईस्वी में कि हाँ ये इधर से भी निकलेगा। अब दोनों रे आपस में टकरा सकता है क्योंकि दोनों सीधी रेखा में चलता है। अब ये कैथोड जो हम लगा देते हैं ऐसे करके कैनल टाइप का, ये क्या करता है, इसमें निगेटिव चार्ज है पूरे में। ये निगेटिव क्या करता है, ये जो रे आता है उस रे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और सिर्फ जो पॉजिटिव रे है उसी को अपनी ओर आने देता है, और जो बाकी जो निगेटिव का जो रे है ये निगेटिव रिपल्सन हो जाता है। रे ये जो कैथोड रे ये ऊपर से चला जाता है और नीचे से चला जाता है, बीच से तुम्हारा क्या आ जाता है, एनोड रे। क्यों? क्योंकि जो बीच में कैनल है और कैनल ये पूरी ताकत से उसको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ से पॉजिटिव सेम वर्किंग प्रिंसिपल भी है कि हाई वोल्टेज एट लो प्रेशर पर एक कैथोड से क्या करते हैं, एनोड से एक रे निकलता है, इनविजिबल रे, जो कि परफोरेटेड कैथोड यानी कि कैनल कैथोड से होता हुआ यहाँ जो तुम्हारा जेडनेस लेयर है उससे टकरा जाता है। ठीक है, अब ये टकराने के कारण से क्या होता है, ये ग्लो करने लगता है और ये कैथोड से ये कैनल से पास करता है, इसलिए इस एनोड रे को हम लोग एनोड रे तो कहते ही हैं। और कहाँ इसको जाता है, एक दूसरा नाम है, इसका नाम है कैनल रे। ठीक है, इसको कहते हैं कैनल रे भी कहते हैं। इस पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये जो हाइड्रोजन गैस अंदर में है ये हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पर कोई भी गैस जनरली आयोनाइज हो जाता है, ये आयोनाइज होकर H+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ लॉस होता है और ये H+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण से ये जो पूरा का पूरा जो एनोड रे में पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं H+ आयंस का फ्लो। ठीक है, वो किसका फ्लो हो जाता है, आयोनाइज्ड H+ आयन का फ्लो हो जाता है। एक पार्टिकल्स है जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, इसी को बाद में अलग साइंटिस्ट थे। देखो यहाँ पे कैथोड रे का खोज हुआ, एनोड रे का खोज हुआ, कैथोड रे का खोज हुआ। जो कैथोड रे का खोज हुआ सेम एक्सपेरिमेंट से वो चला गया किसके नाम पर, किसके नाम पर गया, फैराडे के नाम पर। उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज को चेक किया गया, कौन चेक किया था, जे थॉमसन, तो उसके नाम पर चला गया इलेक्ट्रॉन का। अब इसमें क्या क्या है देखो, 1865 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने क्या किया, एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब इसका ईस्वी सन पे ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद 1907 ईस्वी में जे थॉमसन ने, ठीक है, 1907 ईस्वी में जे थॉमसन ने इसका नामकरण किया एनोड रे। ठीक है, तब तक इसको एनोड रे नहीं कहा जाता था, तब तक इसको एक
बस एनोड रे एक्सपेरिमेंट करके रख दिया गया था, और जो गोल्डस्टीन है वो H+ आयंस पर काम कर रहे थे कि ये H+ आयन का नाम क्या है, तो इन्होंने नाम दे दिया उसका प्रोटॉन। लेकिन बाद में पता चला कि 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने ये जो H+ पार्टिकल्स है, इस H+ पार्टिकल्स को प्रोटॉन कहा। इसी कारण से, इसी कंट्रोवर्सी के कारण से, जब तुमको रदरफोर्ड ऑप्शन में रहेगा और गोल्डस्टीन नहीं रहेगा तो रदरफोर्ड ऑप्शन में टिक लगेगा। ये हम अभी से बता दे रहे हैं क्योंकि बाद में बहुत सारा बच्चा मिस्टेक करके आता है, नॉन ऑफ दीज में टिक लगा देगा। मान लो कि एक क्वेश्चन आ गया कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया, ठीक है, ऑप्शन है तुम्हारा जे थॉमसन, ठीक है, रदरफोर्ड, उसके बाद मान लो फैराडे, नॉन ऑफ दीज। तो बहुत सारा बच्चा नॉन ऑफ दीज में टिक मार के आ जाएगा, बोलेगा इसमें तो गोल्डस्टीन है ही नहीं। तो यहाँ के बाद 11th-12th में ये चीज़ क्लियर कर लो कि गोल्डस्टीन ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन नामकरण रदरफोर्ड ने दिया था, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में भी इस बात का जिक्र किया है कि जो सेंटर पार्ट है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज का जिक्र रदरफोर्ड ने भी किया था 1920 ईस्वी में, तो उसी को उन्होंने प्रोटॉन कहा, उस पार्टिकल्स को जो न्यूक्लियस के अंदर था। तो इसीलिए उस जो H+ आयन पार्टिकल्स है उसका बाद में नामकरण किया गया रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन। इसलिए ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी रदरफोर्ड की भी डिस्कवरी में चला जाता है। और अगर तुम्हारे ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं है, गोल्डस्टीन है, तो गोल्डस्टीन में टिक लगेगा। और बहुत रेयर ऐसा केस होता है जिसमें दोनों ऑप्शन एक साथ रहेगा, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों जनरली एक साथ नहीं रहता। अगर बाय चांस रहता है तो तुम लोग को तब गोल्डस्टीन में टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन क्रिएट होता है। समझ में आ गया क्या है ये पूरा थ्योरी, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ से हमने हाई वोल्टेज लो प्रेशर पर जैसे ही इसमें वोल्टेज अप्लाई किया, एक यहाँ एनोड से एक रे निकला जो कि कैनाल से होता हुआ दूसरी ओर चला गया, ठीक है। और यहाँ जो गैस अंदर में था, थोड़ा बहुत गैस, वो क्या हुआ, आयोनाइज होकर H+ आयन में कन्वर्ट हो गया, और यही H+ आयन जो पार्टिकल्स के रूप में फ्लो हो रहा है, इसी को एनोड रे कहा जाता है, या इसी को एनोड रे के साथ जो H+ आयन पार्टिकल्स है उसी को बाद में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। जो प्रोटॉन का चार्ज है वो तो सबको पता है, सेम चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बस यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अगर मैं इसके मास की बात करूँ तो 9 का मास अलग होता है। तो आगे देखते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है रदरफोर्ड परीक्षण। तो रदरफोर्ड परीक्षण को 1909 ईस्वी में, ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड अपने आप में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इनका ये न्यूक्लियस का योगदान एक बहुत ही परमाणु संरचना के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बड़ा आपका एक योगदान रहा, ठीक है।
तो 1909 ईस्वी में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, तो हम लोग उसको देखेंगे। इसमें मेनली नाभिक का खोज हुआ था, ठीक है, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस का खोज किया गया था सबसे पहले और सबसे अच्छा, ठीक है। और न्यूक्लियस की खोज होने के बाद लगभग पूरा का पूरा जो संरचना था परमाणु का वो क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि जब तक न्यूक्लियस का खोज नहीं हुआ था तब तक सबको ऐसा लगता था कि ये 1909 ईस्वी की बात है और 1865 के आसपास प्रोटॉन नामक जो रे था या H+ पार्टिकल्स था उसका खोज हो गया था। तो ये सब परमाणु के अंदर ही हो रहा था। तो इस बात का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि प्रोटॉन एक्चुअली है कहाँ पर, क्योंकि ये तो तय है कि पूरा का पूरा एटम क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा सेम नंबर में, लेकिन कहाँ पर होगा इसका पता नहीं चल पा रहा था अभी तक। एक बात ध्यान में रखना कि अभी तक के डिज़ाइन में बस परमाणु का हमको एक चीज़ पता चला है कि परमाणु गोल होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता चला। सिर्फ ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अभी तक न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। इस समय तक न्यूट्रॉन का नामो निशान नहीं था, तो न्यूट्रॉन का खोज बहुत बाद में हुआ, ठीक है। 1932 ईस्वी के आसपास जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो अभी देखो अभी 1909 है, 1920 में प्रोटॉन का नाम फाइनल हुआ था रदरफोर्ड के द्वारा। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इन सब चीज़ों में। तो अभी के टाइम में बस हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस का कैसे खोज हुआ, कैसे पता चला कि एटम का एक सेंटर पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड है, यानी कि पूरा का पूरा मास जो एटम का है वहीं पर सिचुएटेड करता है। देखो सबसे पहले इसमें क्या किया गया कि एक अल्फा सोर्स लिया गया। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है उसको समझ लो। अल्फा पार्टिकल्स तुम्हारा रेडियो सक्रिय तत्व से निकलने वाला पार्टिकल है। रेडियो सक्रिय तत्व से मेनली 3 तरह का पार्टिकल निकलता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। जो बीटा होता है वो मेनली इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के जैसा माना जाता है उसका बिहेवियर। जो गामा होता है वो हाईली एनर्जी होता है उसमें, मतलब कि H बराबर, जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है उसके अनुसार से वो काम करता है, E बराबर h/μ के प्रिंसिपल पर। और जो तीसरा पार्टिकल है तुम्हारा वो है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम आयन कहा जाता है, मतलब कि हीलियम का 2+, मतलब इसका जो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 और जो एटॉमिक वेट है, सॉरी एटॉमिक नंबर है वो है 2। अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो हीलियम है H2 4। तो कहीं से भी अगर अल्फा पार्टिकल्स का उत्सर्जन होता है या अल्फा पार्टिकल किसी बॉडी से निकलता है तो उसके लिए 2 फेनोमेनन है। उसका जो मास है उसके मास में 4 यूनिट लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट बता रहे हैं। और जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, क्या होता है कि सॉरी एटॉमिक मास में तुम्हारा 4 यूनिट का लॉस हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो भी मास होगा उसके मास में 4 यूनिट कम हो जाता है। और अगर तुम्हारा हीलियम आयन है इसका मतलब उससे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। मतलब हीलियम आयन को ही हम लोग अल्फा पार्टिकल्स नाम देते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स है इसका मतलब इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज कितने के बराबर होगा, 2+ के बराबर। तो ये है तुम्हारा अल्फा सोर्स, यानी कि हमको जहाँ से अल्फा पार्टिकल मिलता है। अब यहाँ बीच उसके आगे 2 को कांच का स्लिट लगाया गया। एक यहाँ पे गोल्ड फॉइल यूज किया गया है जिसका जो मोटाई है वो है 0.00001 mm। मतलब कहा जाता है कि अप्रोक्स न्यूक्लियस को टच कर रहा होता है। और यह गोल्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव पार्टिकल्स है, इसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। मतलब ये नॉन रिएक्टिंग टाइप का बिहेव करता है, ठीक है। मतलब सोना जो है वो जनरली रिएक्शन नहीं करता है अल्फा पार्टिकल से भी। लेकिन सोना को कौन गला सकता है, सोना को सिर्फ एक ही एसिड है जो गला सकता है, अम्लराज, ठीक है। HNO3 और HCl का जो मिक्सचर होता है वही इसको जला सकता है, मतलब कि थोड़ा बहुत इसको गला सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। तो अब क्या है, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं ये देखने के लिए कि पार्टिकल्स इधर आया है या नहीं, या क्रॉस हुआ है या नहीं। और जहाँ पर क्रॉस होता है ये कोई पार्टिकल दिखता नहीं है, बस यहाँ अगर टकरा रहा है तो हम लोग मानेंगे कि इधर से आया, ठीक है। तो अब इसमें प्रैक्टिकल क्या किया उन्होंने, अल्फा सोर्स से अल्फा किरण को इस तरफ भेजा, ठीक है। कांच का स्लिट इसलिए यूज किया गया था कि सीधी रेखा में जाए, ऐसा नहीं कि यहाँ से भेजें अब उधर चले जाए। तो कांच का स्लिट इतना पतला था कि सिर्फ उससे एक ही अल्फा किरण निकल रही थी। और जैसे ही वो यहाँ पर आता था तो ये यहाँ से या तो स्मॉल डेविएशन या तो शॉर्ट डेविएशन, मतलब क्या हुआ, या तो छोटा कोण बनाता हुआ बिखर जाता था या तो बड़ा कोण बनाता हुआ डेविएट हो जाता था, विचलित हो जाता था।
ठीक है, ये इसका विचलन है, मतलब डेविएशन है इसका। अब इसी कारण से क्या हुआ कि जब 10,000 किरण अल्फा रे का रदरफोर्ड भेज चुका था, तो उसी बीच में उन्होंने देखा कि एक ऐसा रे था जो कि सेंटर से जाके रिटर्न बैक आ गया। मतलब उन्होंने एक चीज ये सोचा कि ऐसा तभी हो सकता है जब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में सामने सामनी हो, और तभी ऐसा रिपल्सन पॉसिबल है। ठीक है, अगर पॉजिटिव यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है तब तो ये डेविएट हो सकता है, अगर पॉजिटिव यहाँ से आया यहाँ तक आया तब भी ये डेविएट हो सकता है, लेकिन रिटर्न बैक तभी आ सकता है जब उसके सीधी सीधी रेखा में एक प्लस चार्ज और लगाया गया हो, क्योंकि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसी थ्योरी को बेस में, और हाँ, और दूसरा उन्होंने देखा कि सभी रे के साथ डेविएशन भी नहीं हो रहा था, मतलब कुछ रे थे जिनके साथ डेविएशन हो रहा था। अब मान लो कि 10,000 में से 500 के साथ डेविएशन हो रहा है और बाकी के साथ नहीं हो रहा है, 10,000 में से किसी एक के साथ रिपल्सन हो रहा है, मतलब रिटर्न बैक आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है। मतलब उन्होंने इसके आधार पर एक कंक्लूजन निकाला एटम का कि अगर हम एटम को गोलाकार मानते हैं तो उसमें से एटम का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, परमाणु का बड़ा हिस्सा खाली होता है। ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, खाली है, बहुत बड़ा हिस्सा उसका एटम का खाली है। ये चीज कैसे पता चलता है कि बहुत सारा रे जो इसमें भेजा गया था उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं हुआ था। ठीक है, कोई डेविएशन नहीं, सीधे चला गया। लेकिन उसी में से कुछ रे क्या हुआ, डेविएट होना शुरू हुआ, तो इसका और जो एक रिटर्न बैक आ गया, उससे ये पूरा का पूरा कंफर्म हो गया कि जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, केंद्रित भाग परमाणु का पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है, केंद्रित भाग, बीच वाला भाग। अब क्या देखा गया कि पूरे एटम में जब ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ केंद्र वाला जो भाग है उसी भाग पे सारा का सारा रे एकत्रित नहीं हो रहा है, इस पर कुछ रे बहुत बड़ी संख्या में एक साथ एकत्रित होकर विचलित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र में एक ऐसा कोई ना कोई भार संग्रहित है जो कि उसको अपने अंदर से गुजरने नहीं देता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, वो अपने अंदर अवशोषित नहीं कर रहा है, उसको डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का भार केंद्र पर संग्रहित होता है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मास ऑफ एटम सिचुएटेड एट अ सेंटर। ठीक है, सेंटर में क्या होता है, सिचुएटेड होता है, समाहित होता है पूर्ण रूप से। ठीक है, ये बात कहा था रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब ये रदरफोर्ड का कंक्लूजन था एटम के लिए, न्यूक्लियस को सोचते हुए उन्होंने ऐसा बनाया था। तो रदरफोर्ड ने एक क्या किया, एक परमाणु मॉडल बनाया। रदरफोर्ड का क्या था, एक परमाणु मॉडल भी था। उन्होंने परमाणु मॉडल में सब बात सही कहा, ये कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है सेंटर पार्ट, क्योंकि उस समय न्यूट्रॉन नहीं था, इसको प्रोटॉन कहा। ठीक है, और इसके चारों तरफ, या कह लो इसको पॉजिटिव पार्ट कहा, और इसके चारों तरफ, ठीक है, इस तरह का हिस्सा है। ठीक है, एक खाली पूरा हिस्सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किस रूप में घूमता है, एक स्पाइरल रूप में घूमता है। ठीक है, सर्पिलाकार पथ पर। ठीक है, स्पाइरल पाथ पर क्या होता है, घूमता है। और यही मॉडल इसका फेल्योर का रीजन हो गया। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि स्पाइरल पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये बंधा होता है। यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कौन सा अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम किसको कहते हैं, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये तुम लोग जब ज़्यादा पढ़ोगे फिजिक्स में, इसका वैल्यू है K बराबर, ठीक है, 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2/r²। ये पूरा एक फॉर्मूला है, आगे पढ़ोगे डिराइव होगा। ठीक है,
तो ये जो तुम्हारा वैल्यू है, इसी वैल्यू के आधार पर उन्होंने ये कहा कि ये दोनों जो चार्ज है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, बंधा हुआ है। ठीक है, अब यहीं पर जो आइंस्टीन का थ्योरी था उसके अनुसार से ये कहा गया कि अगर ये आपका चार्ज से बंधा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तब अगर ये ऐसे स्पाइरल पाथ पर घूमेगा तो ये अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। क्या करेगा? एनर्जी का लॉस करेगा। घूमने के कारण से उसका एनर्जी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, रिवॉल्विंग एनर्जी डिक्रीज करेगा। किस कारण से? ड्यू टू रिवॉल्यूशन। घूमने के कारण से एनर्जी घटेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस में आके मिल जाएगा। ठीक है, एट द टाइम इलेक्ट्रॉन ड्रॉप इन अ न्यूक्लियस वैनिश द एटम। मतलब क्या होगा कि वो उसके न्यूक्लियस में गिरेगा और एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि हमको पता है कि एटम है। अगर एटम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं घूम रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा एक रदरफोर्ड मॉडल है। एक रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार से क्या हुआ कि एक आपका थ्योरी निकाला गया कि बीच में न्यूक्लियस का इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ, और उसके बाद एक थ्योरी ये निकाला गया कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन है वो पाथ पर घूमता है, और इन्होंने इस पाथ का नाम भी रख दिया था ऑर्बिट। ऑर्बिट नाम इन्हीं का दिया हुआ है। इन्होंने इस पाथ पर, जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, उस पाथ को इन्होंने ऑर्बिट कह दिया था, लेकिन इसका जो सर्कुलर मोशन था उसको ठीक से डिफाइन नहीं कर पाए थे, इसलिए इनका जो एटॉमिक मॉडल है वो फेल्योर हो गया। ठीक है, अगर हम साइज की बात करें तो साइज ऑफ एटम इक्वल टू 10⁵ टाइम्स ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, Rn। मतलब कि रेडियस ऑफ एटम कह सकते हो या साइज ऑफ एटम जो है वो 10⁵ टाइम्स है साइज ऑफ न्यूक्लियस का। मतलब 10⁵ टाइम्स मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब कि लगभग 10,000 टाइम्स बड़ा होगा। अगर तुम 1 सेंटीमीटर एरिया में अगर एटम को रखते हो तो उसका 10⁵ टाइम्स छोटा कर देना उस एरिया में उस न्यूक्लियस को रखना, मतलब कि एक तुम सोच भी नहीं सकते हो कि कितना छोटा होगा। ठीक है, न्यूक्लियस। तो इस तरह से पूरा का पूरा तुम्हारा न्यूक्लियस के बारे में सारा बात क्लियर हुआ। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को समझ लिए, अल्फा पार्टिकल्स को समझ लिए। ठीक है, तो आज भर यहीं रहने देते हैं और हम लोग अगले क्लास में देखेंगे आगे कि आइसोबार, आइसोटॉप्स या आइसो सीरीज क्या है। ठीक है।